हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनी कानून के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में। आज हम जानेंगे कंपनी क्या होती है, कंपनी के डेफिनेशंस क्या होती है, फिर कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है कंपनी एलएलपी का। फिर आपका जो पहला चैप्टर वो खत्म हो जाएगा, फिर हम कल दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। आज की बात में आज क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो इतिहास है पहले थोड़ा सा वो जानेंगे, उसके बाद फिर मीनिंग और डेफिनेशन पे आएंगे। तो कंपनी क्या होती है, वैसे जनरल भाषा में तो कंपनी का मतलब होता है, कंपनी वो होती है जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड हो, मतलब कंपनी कानून 2013 से पंजीकृत हो, या उसके पहले जो कानून चल रहा था जैसे 1956 था वहां से रजिस्टर्ड हो, वही कंपनी होती है। तो कंपनी बच्चों याद रखना प्रॉफिट पर्पज की भी होती है, नॉन प्रॉफिट पर्पज की भी होती है। बट पहले आज ये कंपनी का इतिहास समझ लेते हैं और हिस्ट्री जान लेते हैं। तो कंपनी की जो हिस्ट्री है वो ये है कि पुराने जमाने मतलब प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में, जब हमारे इतने ज्यादा मॉडर्न दुनिया नहीं थी, ना कोई कानून होता था, ना कोई ऐसे जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ती थी, तो बहुत सारे व्यापारी बैलगाड़ी से और अपने घोड़ा गाड़ी से पैदल व्यापार करते थे। तो क्या होता था, एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से मिलता था और मिल करके वो आपस में व्यापार की चर्चा करता था। तो फिर अब थोड़ा सा पेन ओपन हो जाए। हाँ, एक देश का व्यापारी दूसरे व्यापारी भाई के साथ मिल करके बैठता था और इससे चर्चा करता था कि बताओ अब आगे कैसे व्यापार किया जाएगा। और फिर दोनों अपने अपने पोटली से अपने अपने पोटली मतलब जो होता है कपड़े का बंधा हुआ, वहां से रोटी निकालते थे और मिल करके शेयर करते थे, आपस में खाते थे। तो कुल मिलाकर के ये दोनों एक कंपनी देते थे, एक दूसरे की कंपनी देते थे, सहयोग करते थे, समूह बना लेते थे, चलो हम मिल करके काम करें। तो कुल मिला के ये लोग बेटा आपस में रोटी खाते थे और व्यापार करते थे, व्यापार पे चर्चा करते थे। तो इसी से कंपनी शब्द का जन्म होता। कंपनी जो ये जो वर्ड है इसी का जन्म यहां से होता। कैसे? ये लोग आपस में मिलकर रोटी खाते थे, तो मतलब आपस में मिलके टूगेदर, आपस में मिलके क्या हुआ बच्चा, टूगेदर हो गया। टूगेदर की इंग्लिश, टूगेदर को कंपनी में कहते हैं कॉम। टूगेदर मतलब साथ साथ मिलकर रोटी खाते थे, कॉम हो गया। क्या खाते थे? रोटी, तो ब्रेड खाते थे, आपस मिलकर रोटी खाते थे, तो इसे हम पनीस कहते हैं लैटिन भाषा में। तो कंपनी जो है, कंपनीज मतलब साथ साथ मिलकर रोटी खाना और अपने व्यवसाय पे चर्चा करने से जो है ये जो कंपनी शब्द निकल के आया वही आज कंपनी जाना जाता है। ठीक है, उसी को हम कंपनी कहते हैं। तो कंपनी क्या है, प्राचीन टाइम में, पुराने जमाने में व्यापारी भाई आपस में मिलते थे, मिलके रोटी खाते थे, एक दूसरे को कंपनी देते थे, समूह बनाते थे और उसके बाद वहां से जो है अपना व्यापार करते थे। तो उसी साथ साथ बैठ के रोटी खाने का ये जो मतलब था, कंपनीज, इसी से बेटा आज हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो ये हिस्ट्री था आप सबको समझ में आ गया, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ रहे हो तो जान लो। लैटिन भाषा है कंपनीज और वहां से मिलके कंपनी आज हम बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। ठीक है, आज मॉडर्न टाइम में हम कंपनी बोलते हैं। जैसे पहले हम मोनेटा को आज मनी बोलते हैं, वैसे कंपनीज को हम कंपनी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी का इतिहास जो है, हिस्ट्री इंडिया में क्या रहा। बच्चों, इंडिया में हमारे अंग्रेजों ने शासन किया और अंग्रेजों के शासन करने के साथ साथ हमारे देश में कई प्रकार के डेवलपमेंट हुए, कई प्रकार के उन्होंने कानून दिया, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दिया, और उन्होंने बहुत सारे कानून दिए जो देश को अच्छे से चलाया जाए। वो देश में राज करने आए थे, देश को छोड़ के जाने नहीं आए थे, वो देश पर रूल करने आए थे, शासन करने आए थे। लेकिन वो तो हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने और हमारे पूर्वजों ने मिल करके उनको हटाया, वो अलग मैटर है। लेकिन कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने जो इंडिया में कानून बनाया कंपनी का, वो किस तरीके से बनाया। ऐसे तो बहुत सारे कानून हैं, बट हम कंपनी के कानून अपने देश में देखते हैं कैसे कैसे आए। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो हमारे देश में कंपनी को चलाने का कानून बनाया 1850 में। इसके पहले भी उन्होंने कई लॉ बनाए थे, लेकिन वो एक्ट नहीं था। अब ये एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1850। फिर 1844 में बनाया, फिर 1912 में बनाया, 1912 में बनाया, फिर कंपनीज एक्ट 1956 देश आजाद होने के बाद हम लोगों ने बनाया। फिर इसके बाद 2013, आज जो हम पढ़ रहे हैं 2013, कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे हमारे देश में मोटा मोटा जो एक्ट हम बता रहे हैं आपको, ये जान लो, जानने की जरूरत है, एग्जाम में नहीं आता कभी, लेकिन आपको ये जानना है हमारे देश में ऐसे ऐसे आए। और इसके अलावा भी और भी कई बिल और कई लेजिस्लेटिव उन्होंने बनाए कंपनी के मामले में। ठीक है,
तो देखते हैं कि हमारे देश में कंपनी का जो है इतिहास तो हम समझ गए, बट कंपनी की रियल मीनिंग क्या होती। तो कंपनी का मतलब होता है, कंपनी एक ऐसी संस्था होती है जो या तो कंपनीज एक्ट 2000 से रजिस्टर्ड होती है, या फिर कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड होती है, या पुराने किसी कानून से रजिस्टर्ड हो, वही कंपनी होती है। तो सर ये तो समझ में नहीं आया, आएगा, यही हमारा डेफिनेशन है कि कंपनी का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसी कंपनी जो हमारे प्रेजेंट एक्ट से, प्रेजेंट मतलब 2013 से रजिस्टर्ड हो, या फिर 1956 से रजिस्टर्ड हो, या उसके पुराने किसी कानून से रजिस्टर्ड हो। उसने खुल के नहीं बताया कंपनी क्या होता, वो हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं कि कंपनी कहते किसको है। तो कंपनी का सिंपल मीनिंग अगर बेटा हम बताना चाहें आपको, तो कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसका अपना कॉमन सील होता है, जो परपेचुअल सक्सेशन वाली होती है, जो कंपनी कानून के नजर में एक पर्सन होती है, रजिस्टर्ड होती है, यही कंपनी होती है। तो कंपनी के बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कंपनी कहते किसको है। आइए मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक से पूरा का पूरा आज कंपनी क्लियर करें। जब तक आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक कंपनी की मीनिंग क्लियर होने वाली नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कंपनी कहते किसको है। तो देखिए, कंपनी की मीनिंग आपके सामने दिखाई दे रही होगी। मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, द टर्म कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन, द टर्म कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन who have common together, who have come together for a common purpose, that is to do business and earn profit। क्या कह रहा है कि कंपनी जो है एक संघ होती है, एसोसिएशन होती है, जिसमें कुछ लोग मिलकर के साथ में आते हैं और एक सामान्य सा सबका उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, क्या करना, बिजनेस करना और प्रॉफिट करना। तो कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा संघ जहां पर लोग मिलकर के एक कॉमन सा ऑब्जेक्ट लेके, एक सामान्य सा उद्देश्य लेके बिजनेस करें और प्रॉफिट कमाएं, वही कंपनी होती है। ये बेटा एक सिंपल सा मीनिंग है, ये बहुत अच्छी मीनिंग नहीं है। अब पूरा समझेंगे तभी मीनिंग क्लियर होगी। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। हमने क्या बताया, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब 2013 के अकॉर्डिंग और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट का मतलब होता है 1956 या फिर उसके पहले 1912 था, पुराने किसी भी लॉ से। तो कंपनी का मतलब होता है कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्टर्ड हुई है, चाहे कंपनीज एक्ट 2013 में और चाहे कंपनीज एक्ट 1956 या 1912 में, मतलब पुराने वाले कानूनों से, वही कंपनी होती है। तो कंपनी का मतलब चाहे इस कंपनी एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो, चाहे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है पुराने कानूनों से, वही कंपनी है। तो अब आगे देखते हैं। तो कंपनी का मतलब क्या है, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा संघ जहां पर कुछ लोग मिल करके साथ में कॉमन सा बिजनेस करते हैं, सबका कॉमन सा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, वही कंपनी होती है। तो आइए इसको और भी क्लियर करते हैं। तो एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जस्टिस लॉर्ड लिंडले। लॉर्ड लिंडले बेटा इंग्लैंड के जज थे। जज थे मतलब वहां के जज को लॉर्ड बोला जाता है, क्योंकि जज को हम कहते हैं नहीं भगवान के रूप होते हैं, तो वहां लॉर्ड बोला जाता है। जज को लॉर्ड बोला जाता है। कहां पर, इंग्लैंड में। तो डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एज गिवन बाय लॉर्ड जस्टिस लिंडले। देखो पहले लॉर्ड लिखा गया, भगवान जस्टिस लिंडले मतलब वो जज थे इंग्लैंड के। क्या कहा गया, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक and employ it in some trade or business and who share profit and loss arising therefrom। क्या कह रहा है कि कंपनी एक संघ होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, योगदान देते हैं पैसों का या किसी कॉमन स्टॉक में, किसी कॉमन स्टॉक मतलब शेयर डिवेंचर में, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, कंपनी में बिजनेस करते हैं, और अगर कंपनी में चाहे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है वो आपस में शेयर करते हैं। तो इनके हिसाब से हम क्या बता रहे हैं, ये कहते हैं कि कंपनी कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें कुछ लोग मिलकर के अपना पैसा लगाते हैं, चाहे कंपनी के स्टॉक में मतलब शेयर और डिवेंचर में पैसा लगाते हैं और बिजनेस करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो सब आपस में साझा करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लोगे, लॉस तो नहीं लोगे। जितने भी मेंबर और शेयर होल्डर होते हैं कंपनी को, प्रॉफिट हो तब भी बांटते हैं, लॉस हो तब भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो वही वो कहना चाहते हैं। फिर आगे देखते हैं, बहुत प्यारी सी
बात आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी। बच्चों जब आप कंपनी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लोगे, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तब आपको कंपनी की रियल मीनिंग समझ में आ जाएगी। फिर मैं एक बार में समझा दूंगा और चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दें वीडियो को, फॉन्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक, चलिए अब कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, चाहे फीचर्स कहिए, चाहे एडवांटेज कहिए, कंपनी का जो है यही होता है। मैं क्या वैसे एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स आए या नेचर आए या फीचर आए तब भी आप यही सब लिखिएगा। 16 15 या 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बना रखे हैं। पहला आता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है कि भाई ये इनकॉर्पोरेट होती है कोई भी कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 चाहे कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो कंपनी मानी जाएगी। कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना इनकॉर्पोरेशन के नहीं चलाई जा सकती। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जन्म होना। कंपनी कानून के द्वारा जन्म दी जाती है, मतलब कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा एंड की जाती है, समाप्त की जाती है। तो वही कह रहा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी का जन्म होता है। कौन देता है? कंपनी कानून। जैसे कंपनीज एक्ट में आरओसी कंपनी को रजिस्टर करता है, वैसे कंपनी का जन्म हो जाता है। मैं आगे भविष्य में बताऊंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तमाम चीजें, बट अभी आप फिलहाल समझो। जो बच्चे समझे हैं वो आगे वीडियो को स्पीड में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो कंपनी क्या कह रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती, मतलब एक जो है संघ होती है जो कि पंजीकृत होती है, ठीक है, जो कि समामेलित होती, हिंदी में बोलते हैं। तो एवरी कंपनी मस्ट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड। देखो हर एक कंपनी को कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होना जरूरी है। पार्टनरशिप नहीं कि नहीं होगी तब भी चलेगी, कोई भी कंपनी होगी बेटा तो उसको अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, चाहे कंपनीज एक्ट 2013 में और चाहे पुराने कंपनीज एक्ट में। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में कंपनीज एक्ट चल रहा है उसी में रजिस्टर्ड होंगे। जो पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं 1956 या 1912 में, उनको नए वाले में आना पड़ेगा। सर क्या दोबारा रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए जैसे कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड हुई थी, तो वो अब 2013 में रजिस्टर्ड नहीं होगी, बट नियम कानून किसके फॉलो करेगी? कंपनीज एक्ट 2013 के। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 का। अब देखो बेटा बार बार हम लोग 2013 ही पढ़ रहे हैं, इसका ही सेक्शन आएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ प्राइवेट कंपनी इज 2। वैसे तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए कम से कम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और 7 मेंबर चाहिए होते हैं पब्लिक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में, और 1 पर्सन कंपनी, भविष्य में बताऊंगा क्या होता है, 1 पर्सन चाहिए 1 पर्सन कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 3 कहता है कि भाई कंपनी में प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 7 और 1 पर्सन कंपनी तो कम से कम 1 मेंबर जो है उस पे क्या करें, उसको आकर के सब्सक्राइब करें मेमोरेंडम को। अब ये सर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, जो मैं भविष्य में 2nd 3rd चैप्टर पे पढ़ाऊंगा। उसमें लास्ट में आपको साइन करना होता है सब्सक्राइबर के रूप में और एक शेयर लेना पड़ता है, मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल प्रक्रिया है। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो कम से कम 2 व्यक्ति जो है 2 पर्सन आके उस पर सब्सक्राइब करेंगे, साइन करेंगे। पब्लिक कंपनी तो 7 और 1 पर्सन कंपनी तो 1 पर्सन जो है आकर के इस मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेगा, साइन करेगा, तब जाके कंपनी का जन्म होगा। समझ में आई बात? चलिए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मतलब लॉ के द्वारा बनाया गया एक संघ है, एक संस्था है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, एक मिनट बेटा, दूसरा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या आता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, यह बात आप समझिए। बच्चों मान लीजिए ये कंपनी है और ये कंपनी को बनाने वाले मेंबर्स हैं, कंपनी को बनाने वाले मेंबर्स हैं, या कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, कंपनी लॉ की नजर में एक अलग पर्सन है, कंपनी लॉ की नजर में एक अलग पर्सन है जो दिखाई नहीं देती लेकिन डॉक्यूमेंटेड जो है एक व्यक्ति है, और ये लोग अलग हैं। लॉ कहता है जैसे कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है,
कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की नाम पर होगी, मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर की होगी। ऐसा नहीं कह सकते मेंबर की कंपनी हमने बनाया है तो कंपनी मेरी हुई, बिल्कुल नहीं। एक अलग पर्सन जो है वो अलग होगा, कंपनी अलग होगी, मेंबर अलग होगा। कंपनी की जो भी लाइबिलिटीज और राइट्स होंगे वो कंपनी के होंगे, मेंबर के राइट्स और लाइबिलिटीज मेंबर के होंगे। कल को मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी में जो है कोई सोफा आता है, कोई फर्नीचर आता है, कोई मशीन आती कंपनी के नाम से, तो कानूनन वो मेंबर का नहीं, भले मेंबर ने पैसा लगा के लाया होगा लेकिन वो कंपनी का है। समझ में आई बात? तो लॉ कहता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद खुद में एक अलग व्यक्ति बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी मेंबर से एकदम अलग होती है, इसको जो बनाता है उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। तो कानून के हिसाब से कंपनी के राइट्स, कंपनी के प्रॉपर्टी कंपनी के होंगे और मेंबर के राइट्स, मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर के होंगे। समझ में आई बात? ना कंपनी मेंबर की राइट प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है और ना कंपनी के जीते जी, मतलब कंपनी जब तक खत्म नहीं होती तब तक मेंबर इसकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। मरने के बाद क्लेम कर सकते हैं, वाइंड अप मतलब कंपनी खत्म होने के बाद कर सकते हैं, लेकिन जीते जी कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, मेंबर क्लेम नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो वही कह रहा सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, मतलब कंपनी बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है अपने मेंबर से, जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने इसको पहचान दी है। कानून के हिसाब से कंपनी बिल्कुल उनसे अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सर ये क्या लिखा है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड, ये केस हुआ था इंग्लैंड में, ये केस लॉ है बेटा, ये केस लॉ है जो कि इंग्लैंड में हुआ था और इस पे जजमेंट आया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि मेंबर जो है अपनी कंपनी, मतलब कंपनी मेंबर से बिल्कुल अलग होती, भले मेंबर ने पैसा लगाया, समय दिया, बनाया, लेकिन फिर भी कंपनी उनसे बिल्कुल अलग मानी जाती है। ना तो मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं, ना मेंबर कंपनी मेंबर की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है। तो अब सर ये समझाएंगे नहीं बेटा, ये समझाऊंगा तो 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हम कुल मिला के ये सोच रहे हैं कि इसका और जितने भी केस लॉ कंपनी के उनके 3-4 लेक्चर अलग से बनाएंगे और आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। बट इतना ध्यान दीजिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी में ये वाला केस आपको एग्जाम में लिखना है। तो इसको सर आप कहां बताएंगे, अभी कुछ लेक्चर हो जाए, फिर उसके बाद हम सैलोमन का और ली एयर फार्मिंग का, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न का जितने भी केस हैं उनको अलग से लेक्चर में बनाएंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। अब देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया। पहला तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब तीसरा आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सर कैसे आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब कंपनी कानून की नजर में होती है, रियल में नहीं होती है। ना तो हम कंपनी को देख सकते हैं, ना तो हम कंपनी को छू सकते हैं, ना तो कंपनी हमारी तरह सांस ले सकती है, ना तो कंपनी हमारी तरह खा सकती है। जैसे कि एक नेचुरल पर्सन सब कुछ कर सकता है, हमारे आप जैसा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, वैसे कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन कानून की नजर में, लॉ की नजर में, आई ऑफ लॉ, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। A company being an artificial person is dependent on natural persons such as director, shareholders and officials for its day-to-day functioning. However, the company without suffer from illness, old age and death. बेटा वैसे तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी खुद में तो सोच रखती नहीं, कंपनी के पास दिमाग तो है नहीं, कंपनी तो पेपर पे कंपनी है, तो उसको चलाने वाला एक नेचुरल पर्सन होता है, जैसे डायरेक्टर, जैसे शेयर होल्डर्स। और ये कंपनी जो है डेली जो कंपनी बिजनेस करती है वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के माध्यम से कंपनी किया जाता है, क्योंकि कंपनी जो है कोई व्यक्ति तो है नहीं कि खुद कर लेगी। और ना कंपनी कभी बीमार होती है, ना कंपनी कभी बूढ़ी होती, ना कंपनी जैसे हम लोग नेचुरल डेथ होता है, मर गए, 4 लोग आए लेके गए जला दिए, उस टाइप का कंपनी में कुछ नहीं होता। बट ऑन पेपर, ऑन डॉक्यूमेंट कंपनी भी एक पर्सन होती है। आगे देखते हैं फिर लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बच्चों एक बात याद रखना कि कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में आपने देखा होगा, पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बच्चों? अनलिमिटेड। पहली बात तो आप लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब समझ लीजिए। अनलिमिटेड का मतलब होता है जैसे हम किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन गए, हम किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बने हुए हैं, हम पार्टनरशिप में बता रहे हैं, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो वहां पर कल को किसी हमारी वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान होता है, या हमारे साथ जितने पार्टनर काम कर रहे हैं उनकी गलती से बाहर के व्यक्ति, चाहे क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, किसी को नुकसान होता है, तो जितना नुकसान होगा हम सबको भरना पड़ेगा।
ये मैटर नहीं करता कि हमने पार्टनरशिप कम फर्म में कितना पैसा लगाया है, हमें जितना नुकसान होगा सबको शेयर करना होगा। तो इसका मतलब लायबिलिटी पता नहीं होती किसको कितना चुकानी पड़ जाए। लेकिन कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए हम कंपनी में शेयर ले रहे हैं, कंपनी में हम शेयर लिए 5,000 रुपए का और हमने कंपनी के 2,000 रुपए शेयर के चुका दिए, तो हमारी लायबिलिटी 3,000 है। कंपनी में कुछ भी हो जाए हमारी 3,000 से ऊपर लायबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हम जितना लेते हैं हमें पता होता पहले से इतना ही हमें चुकाना है, इसलिए लायबिलिटी लिमिटेड कही गई है, इसमें अनलिमिटेड कही गई है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि कंपनी लिमिटेड ऑफ कंपनी लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स या लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। आप कंपनी लायबिलिटी बोल सकते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी बोल सकते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल दीज कंपनीज विच इनकॉर्पोरेटेड विद द लिमिटेड लायबिलिटी। It should be noted that the liability of the company is unlimited, but the liability of the member is limited। याद रखना लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यहां मेंबर लिखा हुआ है तो मेंबर की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। कंपनी की अनलिमिटेड हो सकती है, बट पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर की अनलिमिटेड होती है वैसे कंपनी में मेंबर्स की लिमिटेड होती है। मैंने अभी बताया, याद रखिएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स मतलब मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने का उन्होंने शेयर लिया है उतना ही उनको देना, उससे ऊपर देना नहीं है। फिर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। हमने बता दिया कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी लॉ की नजर में एक अलग पर्सन बन जाती है, इसलिए कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है और मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर की होती है। तो कंपनी और मेंबर में अलग अलग हो जाती प्रॉपर्टी। ये नहीं कि हमने कंपनी बना दी तो कंपनी हमारी है और उसकी सारी प्रॉपर्टी मशीन बिल्डिंग हमारी, बिल्कुल नहीं। हमने भले खरीदा कंपनी के लिए लेकिन कंपनी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होती है, तो इसलिए कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग मानी जाती है, क्योंकि कंपनी लॉ की नजर में एक अलग व्यक्ति है। तो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग टू द कंपनी नॉट टू द शेयर होल्डर्स। कह रहा है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो ये नहीं कह सकते कि कंपनी प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी से बिलोंग करती है, ना कि शेयर होल्डर से बिलोंग करती है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करते रहें बेटा, बताते रहें कि क्लास रिकॉर्ड होने लगी है। अब आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बच्चों याद रखिएगा, सिंपल भाषा में प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफर आसानी से नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस होता है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन नहीं देते हैं तब तक आप अपने शेयर को दूसरे भी शेयर होल्डर को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जो कंपनी 7 मेंबर है उससे ज्यादा लोगों से बनती है, कम से कम 7 मेंबर से बनती है, उसमें अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, तो बेटा ऐसे कंपनी के शेयर होल्डर, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन के। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। सर ऐसा क्यों? प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों होता है? क्योंकि लॉ ने कहा है कि मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे। अगर कोई भी मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करने लगेगा तो ये मेंबर की जो लिमिट है बेटा वो 200 से क्रॉस हो सकती है। तो ये कंपनी प्राइवेट ना होकर पब्लिक के कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसलिए अगर कोई कंपनी प्राइवेट है और प्राइवेट बने रहना चाहती है तो उसको अपने शेयर ट्रांसफर करने के लिए अपने शेयर होल्डर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए रखना होगा। देखा जाता है कि इसके शेयर ट्रांसफर करने से कहीं लिमिट तो नहीं क्रॉस हो रही है, तब जाके उसको परमिशन दिया जाता है। अगर नहीं क्रॉस हो रही है, वरना उसको जो है मना कर दिया जाता है, भाई तुम शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो सर फिर इसका सिंपल सा मतलब, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ बेटा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जबकि पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसको समझते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मैंने क्या कहा, पब्लिक कंपनी में शेयर आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप अपने शेयर को आसानी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या बिल्कुल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन चाहिए होता है। तो आप रिस्ट्रिक्शंस लगाइएगा, जितना मैं बता रहा हूं ये मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूं। आप लोग इतना लिखिएगा कि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता पब्लिक में, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शंस होता है ट्रांसफरेबिलिटी पे। अब आता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या आता बच्चा? परपेचुअल सक्सेशन। देखिए परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है,
मतलब कंपनी लगातार चलती रहती, कंपनी हमेशा कंटिन्यू, कंपनी सतत रूप से चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, कंपनी मरती नहीं है जब तक कि लॉ उसे वाइंड अप ना करे। सुनिए, आपने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा होगा कि पार्टनर में एक पार्टनर मर जाए तो पार्टनरशिप बंद होने वाली हो जाती है, बंद हो सकती है, जबकि कंपनी में सारे मेंबर मर जाओ तब भी कंपनी बंद नहीं होती है। ऐसा हिरोशिमा में, जापान में एक जब परमाणु बम गिरा था तो वहां पर जजमेंट आया था। हुआ क्या था बच्चों कि वहां पर हिरोशिमा, एक प्राइवेट, हिरोशिमा जो कि जापान में है, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी की मीटिंग चल रही थी, तो सारे मेंबर जो है मीटिंग के गए होते हैं और तब तक अमेरिका परमाणु बम लॉन्च कर देता है और विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, सारे मेंबर मारे जाते हैं। तो मेंबर के घर वाले आते हैं, कहते हैं कि अब तो सब मर गए, अब कंपनी जो है खत्म करके उसकी संपत्ति को बेच के, प्रॉपर्टी को बेच करके सारा पैसा हम लोगों में बांट दो, क्योंकि अब तो मेंबर रहे नहीं, हम ही लोग उनके घर के परिवार के लोग हैं। तो जस्टिस कहते हैं, वहां का जो जज है वो कहता है कि मेंबर के, सारे मेंबर के मर जाने से कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी कानून की नजर में एक अलग पर्सन है, अलग व्यक्ति है। तो कंपनी तो नहीं मरी है ना, मरे तो मेंबर है ना, नेचुरल पर्सन, फिर कोई नेचुरल पर्सन आए कंपनी को चलाए। तो कुल मिलाकर के यहीं पर जजमेंट आता है कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, मेंबर आते रहेंगे, मेंबर जाते रहेंगे, बट कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर, और कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो कुल मिला के कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी तब तक नहीं मरती है जब तक कि कानून नहीं चाहता। देखिए, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मैंने बताया मेंबर आए मेंबर जाए, कंपनी हमेशा चलती रहती है। एग्जाम्पल लिया हुआ है कि भाई हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा हुआ था मीटिंग में और सारे मेंबर मर गए, तो वहां पर यह जजमेंट आता है। तो कुल मिला के आप लिख सकते हैं कि मेंबर के आने और जाने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? तो कंपनी हमेशा चलती रहती जब तक कोर्ट, जब तक लॉ नहीं चाहेगी कि उसे खत्म कर दिया जाए। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है हर एक कंपनी के पास अपनी एक मुहर होती बेटा, मुहर। मुहर का मतलब होता है जब भी कंपनी के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर अपना मुहर लगाते हैं, उस कॉमन सील को ऐसे लगा देते हैं। तो यहां पर ऐसे लिख दिया जाएगा एबीसी लिमिटेड, ताकि पता चल जाए कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो कंपनी वैसे तो कोई नेचुरल पर्सन है नहीं, बट कंपनी के लिए एक मुहर बनाया जाता है। जब आप कंपनी क्या करोगे, रजिस्टर्ड कराओगे, तो आपको कॉमन सील मिलेगा। तो कॉमन सील ऐसे आप देखोगे नेट पे आ जाएगा, ऐसे स्टैम्प टाइप होगा, उस पे ऐसे लगा दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे, शेयर सर्टिफिकेट पे या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे कि हाँ कंपनी ने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। वो कॉमन सील लगने के साथ साथ मान लिया जाता है कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बट आज एक बात बताएं, कॉमन सील लगाना मतलब रखना, कॉमन सील का होना जरूरी नहीं है। पहले था, बट कंपनीज एक्ट 2013 ने कह दिया कॉमन सील रखना बहुत जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो क्या कह रहा है, द ऑफिशियल सिग्नेचर, कॉमन सील कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। क्या कह रहा है कि द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द कॉमन सील, इट इज मेड और ऑफ मेटल एंड इट इज नॉट अ रबर स्टैम्प। देखो बेटा, ये हमेशा मेटल से बनता है, धातु से बनता है, रबर से नहीं बनता है। The name of the company and the date of incorporation and place of registered office or engraven, मतलब क्या है, इंग्रेवन का मतलब होता है खुदा होता है। खुदा मतलब क्या होता है, भगवान नहीं, खुदा मतलब उस पर लिखा होता है। तो देखो, ये देखो यहां पर ऐसे ही एक मान लो कॉमन सील है, यहां पर कंपनी का नाम लिखा होगा एबीसी लिमिटेड, डेट लिखा होगा और वो उसी मेटल में बना होगा। जब आप इसको ऐसे लगाओगे कहीं पर तो छप जाएगा पूरा कंपनी के नाम के साथ। यही होता है कॉमन सील। तो कंपनी का एक प्रकार से ये सिग्नेचर, जैसे हमारा आपका सिग्नेचर होता है ऐसे ऐसे कर देते हैं, वैसे कंपनी का ये सिग्नेचर होता है जो कि आरओसी देता है आपको। आरओसी कौन है सर? कंपनी को जो रजिस्टर्ड करता है अधिकारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वही आरओसी होता है, वही इसको बनाता है जब वो रजिस्टर्ड करता है कंपनी को। मैं बताऊंगा भविष्य में, टेंशन मत लो। फिर आपने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए? आपने पढ़ लिया 8। क्या क्या पढ़ा? कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फिर आर्टिफिशियल पर्सन होती है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स होता है, फिर कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, फिर कंपनी में शेयर ट्रांसफर होते हैं बट पब्लिक में नहीं होता, प्राइवेट में नहीं होता, पब्लिक में हो सकता है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी लगातार चलती जब तक कि कानून उसे बंद ना कर दे। कॉमन सील, कंपनी के पास अपने कॉमन सील होते हैं। इनफाइनाइट मेंबर, बेटा देखो इनफाइनाइट मेंबर का मतलब होता है यहाँ पब्लिक कंपनी से, मतलब अगर कोई कंपनी पब्लिक नेचर की है, पब्लिक कंपनी है, तो उसमें अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है।
और प्राइवेट कंपनी होती तो उसमें 200 मेंबर की लिमिट होती। तो आप लिख दीजिएगा इनफाइनाइट मेंबर। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कोई भी लिमिट नहीं होती है, चाहे जितने मेंबर बन सकते हैं, जितना शेयर इशू होगा उतना मेंबर बन सकते हैं। बट नोट करके लिख दीजिएगा, नोट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मेंबरशिप, मतलब यहाँ पर रोक लगाई गई है मेंबरशिप पे कि 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप पब्लिक कंपनी बताइएगा, प्राइवेट मत बताइएगा यहाँ पर। मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज। अब देखो बेटा, कोई कंपनी है तो कंपनी में बहुत सारे मेंबर होते हैं। अब हर एक मेंबर थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी में लगा रहा है तो बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस कंपनी के पास आ जाता है। तो वही कह रहा है, कंपनी का सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं और थोड़ा पैसा लगा करके बहुत सारा पैसा कंपनी में ह्यूज रिसोर्सेज आ जाता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर ह्यूज रिसोर्सेज इकट्ठा हो जाती है। तो एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पर तो मेंबर की कोई लिमिट है नहीं, तो हर मेंबर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कोई 400 का शेयर ले रहा, कोई 4000 का, मतलब 4000 का शेयर ले रहा, कोई 4 लाख का शेयर ले रहा, तो सब थोड़ा पैसा लगाते हैं शेयर वगैरह में और कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल आ जाता है। तो ये कह रहा मोबिलाइजेशन ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज, इसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। एक बात और याद रखिए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी का जो ओनरशिप होता है बेटा, ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक, वो मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में जो बच्चा शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर होते हैं, वही ओनर होते हैं। और कंपनी में जो मैनेजमेंट करते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। वही क्या होते हैं बेटा, कंपनी के डायरेक्टर्स लोग होते हैं। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज नहीं करता। मैनेज करने वाले लोग अलग होते हैं और मालिक अलग होता है। इसलिए कंपनी में जब मीटिंग होती है तो मालिक शेयर होल्डर के पास रिपोर्ट वगैरह जाती है, ऑडिट वगैरह की, यही लोग देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैनेजमेंट करने वाले लोग अलग होते हैं और मालिक अलग होता है। ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हर एक कंपनी के मैनेजमेंट के लोग अलग होंगे और मालिक अलग होगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया होगा कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट में अलग अलग होता, बंटवारा होता। ओनरशिप मैनेजमेंट नहीं करता। हाँ, मैनेजमेंट करने वाले को वो अपॉइंट करता है मालिक, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो कह रहा है इन अ कंपनी द शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल बट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रोफेशनल्स डायरेक्टर, देयरफॉर शेयर होल्डर्स एंजॉय डिविडेंड विदाउट बीइंग बर्डनड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। कह रहा है कि कंपनी में शेयर होल्डर जो है पैसा भले लगाते हैं लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं करते हैं, और मैनेजमेंट करने वाले लोग डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। बट शेयर होल्डर जो है बिना किसी बर्डन के, बिना किसी टेंशन के कंपनी से डिविडेंड लेते हैं, बट मैनेजमेंट में डिस्टर्ब नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते हैं, मैनेजमेंट कोई और करता है। समझ में आया? चलिए, ये एक और भी हो गया। 11 नंबर हमने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग 12 नंबर वॉलंटरी एसोसिएशन। बेटा इसमें जो है कोई भी कंपनी में आप मेंबर बने रहिए ना बनिए, आपके ऊपर है। आप मेंबर बने, आप मेंबरशिप छोड़ दें, आपके ऊपर है। तो वॉलंटरी, मर्जी आए मर्जी जाएं, आ करके फिर आए, आ करके चले जाएं, फिर आ जाएं। हम टाटा कंपनी के शेयर खरीदे बेचे, तो हम आ रहे हैं जा रहे हैं, मेंबरशिप हमारी कंपलसरी नहीं, हम मेंबर बने रहे। वॉलंटरी, स्वेच्छा से आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, इन अ कंपनी मेंबर्स कम टुगेदर ओनली आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल विदाउट एनी फोर्स और कंपल्सन। कंपनी में मेंबर अपनी चॉइस से आते हैं या बिना किसी अनिवार्यता से नहीं, जरूरी नहीं कि वो आए जाएं, वो मेंबर के ऊपर होता है। आप भी तो शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, तो मेंबरशिप मिलती रहती है, जाती रहती है, ठीक है। फिर कह रहा है कैपेसिटी टू एंड बीइंग स्यूड। क्या कह रहा है, कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। भाई कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कानून की नजर में होती है कि नहीं, अभी बताए ना। तो कंपनी व्यक्ति पर्सन होने के नाते किसी पर मुकदमा कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ गलत करेगा, चाहे डायरेक्टर गलत करे, चाहे मेंबर गलत करे, चाहे आउटसाइडर मतलब क्रेडिटर वगैरह गलत करे, तो उनके ऊपर मुकदमा कर सकती है। और वो लोग भी जो जिसके ऊपर कंपनी मुकदमा कर रही है, वो लोग भी कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति होने के नाते, लॉ की नजर में एक पर्सन होने की वजह से कंपनी पर भी केस हो सकते हैं और कंपनी भी आप पर केस कर सकती है। समझ में आई बात? क्या कह रहा है, अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से हैज द लीगल एंटिटी टू स्यू अदर, मतलब उसके पास कानूनी
अधिकार है, वो दूसरे पर मुकदमा कर सकती है, चाहे वो मेंबर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डेप्टर हो, चाहे आउटसाइडर हो। सिमिलरली अ कंपनी में ऑल्सो बी सूड, और उसी समान रूप से आप देखें तो कंपनी पर भी मुकदमा हो सकता है अदर व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो कौन मेंबर हो, डायरेक्टर हो, चाहे क्रेडिटर हो, आउटसाइडर हो। ये लोग कंपनी पे मुकदमा कर सकते हैं, कंपनी इन पर मुकदमा कर सकती है अगर कुछ गलत होता है तो। समझ में आया? चलिए एक और पढ़ लिया, प्रॉफिट मोटिव। याद रखिएगा जनरली कंपनी जो है प्रॉफिट मोटिव होती है, बट आप एक और लाइन लिख दीजिएगा, वैसे तो सेक्शन 8 बनाया गया कंपनीज एक्ट में कि कंपनी कुछ चैरिटेबल पर्पस से, मतलब कुछ दान पुण्य के पर्पस से भी बनाई जा सकती है, मतलब बिना प्रॉफिट मोटिव भी हो सकती है। ये लाइन लास्ट में लिखिएगा, प्रॉफिट मोटिव समझा रहे तो आप प्रॉफिट लिख दीजिएगा, बट लिखिएगा नोट कि कंपनी सेक्शन 8 में विदाउट प्रॉफिट मोटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब आता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। भाई कंपनी एक पर्सन है, कानून के नजर में, लॉ की नजर में एक पर्सन है, तो कंपनी के पास राइट है। सर कंपनी के पास राइट है, कंपनी तो बोलती नहीं, कंपनी के पास तो दिमाग नहीं, तो भाई कंपनी के नाम पर, कंपनी के बिहाफ पर मैनेजमेंट डायरेक्टर करते हैं, तो कंपनी मतलब मान लो कंपनी है वो, तो कंपनी के पास राइट है, कंपनी किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकती है। ठीक है, फिर टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या कह रहा है? कंपनी जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब कंपनी लोगों की मर्जी से मिलकर बनाई गई है, जो लोग आए जो लोग जाएं। मैंने बताया ना मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, तो कंपनी लोगों की मर्जी से बनाई गई एक संघ है। और फिर कंपनी जब वो लोग चाहें तब समाप्त कर सकते हैं, मतलब वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब मैं वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कंपनी लोग मर्जी से बनाते हैं, मर्जी से कंपनी समाप्त कर सकते हैं, चाहे कंपनी को एक समाप्त करने का तरीका और है ट्रिब्यूनल के द्वारा, अदालत के द्वारा। तो कंपनी बेटा टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी समाप्त होती है कब? वॉलंटरी एसोसिएशन। कंपनी को हम अपनी मर्जी से भी बनाए हैं तो मर्जी से समाप्त कर सकते हैं। अगर कानून को लगता है, अदालत को लगता है कंपनी को बंद कर देना चाहिए, कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी गलत काम कर रही है, तब भी कंपनी बंद की जा सकती है। तो कह रहा कंपनी वाज फॉर्म्ड एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन of its member, therefore its existence can also be terminated by its member। मतलब कंपनी मेंबर के द्वारा मर्जी से बनाई गई है तो ये समाप्त भी की जा सकती है मेंबर के द्वारा मर्जी से। therefore its existence can also be terminated। और इसके साथ साथ कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, समाप्त की जा सकती है कब? जब क्रेडिटर जो है, जो लेनदार है, जो कंपनी में लोन वगैरह दिए, अगर वो अदालत में चले जाते हैं कि साहब कंपनी हमारा पैसा नहीं चुका रही, कंपनी गलत काम कर रही है, कल को हमारा पैसा नहीं चुका पाएगी, तो कोर्ट भी कंपनी को बंद कराने का आदेश दे सकता है। तो कंपनी मर्जी से बनाई गई है, मर्जी से समाप्त भी हो सकती है या कानून द्वारा भी समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये 16 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत होते हैं बेटा। आप पॉइंट रट लें, अंदर लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार पढ़ लें या लिख लें, अगर समय है तो आप लिख सकते हैं और अच्छे से पढ़ लें बेटा। तो चलिए आइए देखते हैं, और आज हम लोग बात करते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है। एक डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में बच्चों के, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, ऐसे बच्चों के एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 12th के बच्चों में भी कुछ पार्ट इसके आते हैं, तो क्या कह रहा है कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, गवर्निंग एक्ट, कंपनी को कंपनीज एक्ट से चलाया जाता है, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 से चलाया जाता है। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, कंपलसरी है। कहां से कराया जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013 से। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मर्जी कराओ मर्जी मत कराओ। लीगल स्टेटस, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग हो जाती है। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, लाइबिलिटी, मेंबर की लाइबिलिटी यहां पर लिमिटेड होती है, पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, हमने बताया था, आप पहले भी जानते होंगे। नेम ऑफ द एंटिटी, कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी जैसे शब्द लिखे होते हैं, यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं लिखी होती पार्टनरशिप में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर शेयर ट्रांसफर हो सकता है फ्रीली। देखो बेटा यहां पर ऐसे शॉर्ट में लिखा, आप लिखिएगा थोड़ा बना के, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल वेयर एज इन केस ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंपनी इज नॉट, ये आप लिख दीजिएगा। यहां पर शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जब तक कि सारे पार्टनर की मर्जी नहीं मिल जाती है। यहां पर एजेंसी, यहां पर डायरेक्टर कंपनी के एजेंट माने जाते हैं, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के एजेंट होते हैं। यहां पर पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर, यहां पर पार्टनर
फर्म के भी एजेंट होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं और दूसरे पार्टनर के भी एजेंट होते हैं, जबकि यहां पर डायरेक्टर सिर्फ कंपनी के एजेंट होते हैं, दूसरे लोगों के लिए एजेंट नहीं होते। पावर कैन ओनली कैरी आउट ऑब्जेक्टिव इन द मेमोरेंडम, डायरेक्टर के पास सिर्फ वही पावर होता है जो मेमोरेंडम में कंपनी के लिखा होता है या आर्टिकल में लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैन डू एनीथिंग दैट द पार्टनर एग्री टू डू, यहाँ पर पार्टनर कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। यहाँ किसी तरीके से ना तो कोई मेमोरेंडम है और ना तो कोई आर्टिकल है, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होती है, वहां के हिसाब से चाहे जो भी चाहे कर सकते हैं। तो ये बेटा देखो, इसमें और भी लिख सकते हो, इसमें कॉमन सील होती है, इसमें कॉमन सील नहीं होती है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता, मतलब ये चलती रहती जब तक कोर्ट नहीं चाहता, ये एक पार्टनर के मरने के बाद बंद हो जाती है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। इसके अलावा आप लिख सकते हैं अच्छा लायबिलिटी वाली बात हो गई, हाँ ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं बेटा ये इसका स्कोप बड़ा होता, कंपनी बड़ी होती, ये स्मॉल होते हैं, पार्टनरशिप बहुत नहीं होते। यहाँ मेंबरशिप के कैटेगरी पे आप डिफरेंस बना सकते हो कि इसमें प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर मैक्सिमम 200, जबकि पब्लिक में 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम 50, तो आप बना सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। चलिए कोई डाउट, ठीक है, लिख लिया, लिख लो, और बाकी का आप लिख लो। चलो देखते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ कंपनी, कंपनी को बनाने का एडवांटेज क्या है। तो कंपनी को बनाने का जो एडवांटेज बेटा, पहली बात क्या है, लाभ। सर ऊपर एडवांटेज आपने बताया बेटा, वो एडवांटेज गलती से लिख दिया गया, एडवांटेज लिख सकते हो, मेन एडवांटेज यही है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी बनाने पर बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर आते हैं, सब थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदते हैं जिसकी जितनी क्षमता होती है, और कंपनी बनने पर बैंक वगैरह भी आसानी से लोन दे देते हैं, गवर्नमेंट भी सहायता करती है, तो बहुत बड़े पैमाने पर कंपनी में पैसा आने की जो है बेटा व्यवस्था हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कंपनी बनाने से फंड ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए मेंबर को टेंशन नहीं होता कि हमें कितना पैसा चुकाना, उनको पहले से पता होता कि हमें कितना पैसा देना है। समझ में आई बात। तीसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी को मैनेज करने के लिए बेटा प्रोफेशनल लोग होते हैं, डायरेक्टर वगैरह होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, ये कंपनी को बड़ा फायदा मिलता है। अगला लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है, जबकि पार्टनरशिप और छोटी संस्थाएं इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है। अगला कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कंपनी कंट्रीब्यूट करती समाज के लिए, रोजगार देती है, गरीबी हटाती है, समाज का विकास करती है, रोड, सड़कें, लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कंपनी के वजह से संभव हो पाता है। बड़ी कंपनियां आती तो और फायदा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी आए दिन नए नए रिसर्च करती है और नए नए डेवलपमेंट करती रहती है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने तकनीक को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, ये भी फायदा समाज को मिलता है। आगे आता है डिसएडवांटेज। अब कंपनी के नुकसान क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू फॉर्म, कंपनी बनाना इतना आसान नहीं है। कंपनी बनाने के लिए कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, पहले तो आप उतने मेंबर लाओ जितने जरूरी हैं, फिर आरओसी के पास जाओ, मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल बनाओ, एफिडेविट लगाओ, बहुत सारे अप्रूवल लो, तब जाके कंपनी बनती है। ठीक है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, कंपनी आज भी बेटा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। सर तो प्राइवेट बनाए तब भी, बिल्कुल बेटा, क्योंकि भारत ने जो कानून बनाया है कंपनीज एक्ट 2013 वो भारत सरकार ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो कानून आपको, वो लॉ तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के किसका कंट्रोल हुआ, आप पे, गवर्नमेंट का। जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करो, टैक्स दो, ये फॉर्म, वो ऑडिट कराओ, ये कराओ, तमाम नाटक होते हैं बेटा। डिले इन पॉलिसी डिसीजन, कंपनी में बेटा बहुत डिले हो जाता है डिसीजन लेने में, क्योंकि कंपनी में कई लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कंपनी बड़े पैमाने पे फैली होती है, सबको देख के डिसीजन लिया जाता है। तो कंपनी में जो पॉलिसी होती है डिसीजन की, उसमें हमेशा लेट होता है। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड वेल्थ इन अ फ्यू हैंड, बेटा कंपनी में जो इकोनॉमिक पावर होती है और जो संपत्ति होती है वो कुछ ही हाथों में होती है, सबके हाथों में। जो टॉप लेवल के लोग हैं उन्हीं के हाथ में कंपनी के जो पावर है वो होती है, सबके पास नहीं होती। इसलिए कंपनी को टॉप लोग जैसे कहेंगे वैसे ही चलाना है। पता लगा मिडिल लोग के लोग ज्यादा अच्छा सा काम करते हैं, ज्यादा अच्छी सोच वाले हैं, लोअर लेवल के लोग और भी अच्छी सोच वाले हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते बेचारे, क्योंकि पावर जो है कंपनी के कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। डायरेक्टर है, सीईओ है, एमडी है, इनके पास होता, सबके पास नहीं होता। इसलिए कंपनी में कुछ ये डिसएडवांटेज है बेटा। और भी डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं बेटा कि कंपनी को कंट्रोल करना आसान ही तो है, नॉट टू इजी कंट्रोल, कंपनी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। समझ में आई बात, क्योंकि कंपनी इतने बड़े पैमाने पर होती है कि एक न एक तरफ से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। समझ में आई बात।
आगे लिख सकते हैं कि एक्सेसिव डॉक्यूमेंट बर्डन, कंपनी के ऊपर डॉक्यूमेंट के बहुत ज़्यादा बर्डन है। मतलब ये एनुअल रिटर्न फाइल करो, टैक्स के डॉक्यूमेंट बनाओ, ऑडिट का करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट तैयार करो, कई प्रकार के इनके पास जो है डॉक्यूमेंट के बर्डन होते हैं। इसके बाद बेटा ऑडिट कंपलसरी होता है इनका, ऑडिट कराओ, नहीं कराएंगे पेनाल्टी लग जाएगी, तो बहुत से नुकसान भी इनके होते हैं। तो आइए आज जो है हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ चलिए ठीक है, अभी बीकॉम सेकेंड ईयर की चल रही है, थर्ड ईयर का हम पार्टनर वो एंटरप्रेन्योरशिप का बना रहे हैं, तो वो अभी हम 3 चैप्टर बनाएं, बाकी का बनाएंगे। चलिए अभी आप लोग ये पढ़िए, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले, बीबीए वाले, एमबीए वाले, 12th वाले बच्चे और इवन सीए सीएस वाले बच्चे भी। ये तो कंपनी लॉ उनके लिए पहला यूनिट था, पहला चैप्टर था। ठीक है, थैंक यू बच्चों।